हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 जुलाई को, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं विथ रेफरेंसेस उनको डिस्कस करूं। और जो मॉडल आंसर की है वो ऑलरेडी एमपीपीएससी ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दी है, नोटिफाई कर दी है अपनी वेबसाइट पर। तो उसको कंसिडर करते हुए जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ विथ रेफरेंसेस ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, सो दैट टाइमली आप अपने ऑब्जेक्शन रेफरेंसेस के साथ अपलोड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स को डाउट है कि ट्रेन रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट इज गिवन एज। इन्होंने जो मॉडल आंसर की में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी दिया है कि जब भी ट्रेन हमारा मूवमेंट होगा तो जो ग्रेडियंट जब ओवरकम करेगी जो हमारी ट्रेन है, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ ट्रेन, और it is given as resistance due to gradient is equal to weight of train multiplied by 1 by rate of gradient। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेल्योर थ्योरीज। इस स्टूडेंट्स में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, और जो मॉडल आंसर की दी है इन्होंने ये ऑप्शन बी दी है, बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। मैं रेफरेंस के साथ इसको आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारा जो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जो थ्योरी हमारी डक्टाइल मटेरियल्स के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो थ्योरी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर जो होगा शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होगा, जिसको हम वॉन मिसेस हैंकी थ्योरी भी बोलते हैं या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं। रेफरेंस के लिए आपको जो बुक का यूज करना है, केएल रिचर्ड्स की बुक है, डिजाइन इंजीनियर्स सोर्स बुक एडिशन 2017 है, पेज 9 ऑफ 232 में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रेफरेंस मिलेगा, जिसमें एक बताया गया है कि जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थ्योरी भी कहेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कह सकते हैं, वॉन मिसेस हैंकी थ्योरी भी कह सकते हैं, और मैक्सिमम ऑक्ट्राहेड्रल शेयर स्ट्रेस थ्योरी भी कह सकते हैं, बट कॉमनली ये वॉन मिसेस थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो 14.11.6 है कंक्लूजन, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है यानी शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, और जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी है, दोनों ही हमारी रीजनेबल एस्टिमेट प्रोवाइड करती हैं फॉर द ऑनसेट ऑफ यील्डिंग इन केस ऑफ स्टैटिक लोडिंग फॉर डक्टाइल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हमारी डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो है, दोनों हम रीजनेबल एस्टिमेट में यील्डिंग के ऑनसेट के लिए यूज करते हैं, बट लोडिंग जो होनी चाहिए वो स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, बोथ डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स द ऑनसेट ऑफ यील्डिंग एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, बोथ डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी अंडर प्रिडिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स लोडेड इन कंप्रेशन। ब्रिटल मटेरियल्स ऑफन हैव मच हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये लास्ट पैरा है, यहाँ पर ये क्लियरली स्पेसिफाई किया कि दोनों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है यानी वॉन मिसेस हैंक थ्योरी है, इट इज स्लाइटली मोर एक्यूरेट देन दी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका जो रेफरेंस है बेसिकली ये वाली लाइन है, the distortion energy theory is slightly more accurate than the maximum shear stress theory, but applicable दोनों theories हैं, but it is more accurate than this theory। the distortion energy theory is the yield criteria most often used in study of plasticity, its continuous nature makes it more mathematically amenable। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेनेज लेयर इन द हाईवे पेमेंट इज नोन एज सब बेस कोर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विड्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन एट द बॉटम ऑफ ट्रैक फॉर ब्रॉड गेज इज। ब्रॉड गेज में हमारा जो गेज है दैट इज 1676 mm। बेलास्ट सेक्शन की विड्थ पूछ रहा है कहां पर? ट्रैक के बॉटम पर। बेसिकली जो ट्रैक है इसको हम परमानेंट वे बोल सकते हैं, परमानेंट वे अप टू बेलास्ट बॉटम। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो बेलास्ट प्रोफाइल है उसकी जो बॉटम विड्थ है उसकी बात कर रहा है कि जो भी हमारा बेलास्ट का प्रोफाइल सेक्शन है ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं
कि ये जो क्वेश्चन है ये सेट किया गया है हमारे पुराने स्टैंडर्ड से। इंडियन रेलवेज ने 2020 में एक नया मैनुअल दिया जिसके हिसाब से ये क्राइटेरिया चेंज हो गए, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। नया क्राइटेरिया क्या है वो बता देता हूँ, और जो ये क्वेश्चन सेट किया गया है वो किस बेस पे किया गया है ये भी आपको बता देता हूँ। तो जो बेलास्ट सेक्शन की प्रोफाइल है वो मेनली हमारी किस 2-3 चीज़ों पर प्राइमरली डिपेंड करती है कि हमारे किस टाइप के हम स्लीपर्स यूज कर रहे हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ स्लीपर्स और हमारा टाइप ऑफ गेज, ठीक है। और इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि हमारा जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन है वो कितना है, ठीक है। तो डिफरेंट बेलास्ट कुशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स के लिए आप रेलवे इंजीनियरिंग की सतीश चंद्रा और MM अग्रवाल की बुक के चैप्टर 8 क्लॉज 8.5.3 पेज 143 पर अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एम्बैकमेंट प्रोफाइल का LWR लॉन्ग वेल्डेड रेल ट्रैक का सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रैक का क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी बेलास्ट प्रोफाइल है जिसका स्लोप जनरली हम लोग 1.5:1 लेते हैं, ठीक है। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये विड्थ पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले समझने की क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ये विड्थ हमें बतानी है कि हमारा कितनी हम विड्थ लेते हैं। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप देख पा रहे हैं, टाइप ऑफ स्लीपर पे भी डिपेंड कर रही है। अगर हमारा कर्व ट्रैक है तो ये विड्थ चेंज हो जाएगी, बिकॉज ये सी की वैल्यू जो शोल्डर में हमारा बेलास्ट है उसकी विड्थ बढ़ जाती है आउटर साइड में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर की कंडीशंस दी हुई हैं। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू भी देखोगे वुडन स्लीपर के लिए, तो जो ये D+E वैल्यू है ये हमारी वैल्यू है बेलास्ट सेक्शन की बॉटम विड्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू आप देखोगे तो इनको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 4690 mm। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4700 mm है, ठीक है। और अब जनरली जो हमारे भी स्लीपर्स यूज कर रहे हैं हम लोग रेलवेज में वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है किस टाइप के स्लीपर के लिए आपको पता, वी विल कंसीडर कि वो हमारे कंक्रीट स्लीपर हैं, PSC स्लीपर्स हैं। तो आपकी जो वैल्यूज हैं आप इनको ऐड करोगे तो विल गेट 4780, ठीक है। तो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 4800 mm, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो ये वाली प्रोफाइल है, दिस प्रोफाइल इज टेकन एज 6850, यानी हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है ये हमारी बेसिकली 6850 क्या है, दिस इज फॉर्मेशन विड्थ। इस फॉर्मेशन विड्थ को 6850 रखते हुए हमारी जो मिनिमम ब्रॉड गेज के लिए विड्थ है बेलास्ट सेक्शन की बॉटम विड्थ है वो 4800 के अराउंड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नियरेस्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए एज पर ओल्ड गाइडलाइंस। बट अभी रिसेंटली जो मैनुअल्स में रिवीजन हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिसेंटली 2020 में इंडियन रेलवे परमानेंट मैनुअल जो आया उसमें क्या किया इन्होंने, इसमें जो टॉप विड्थ है एम्बैकमेंट की उसको 7850 mm कर दिया गया, फॉर्मेशन विड्थ को 1 मीटर बढ़ा दिया गया सिंगल लाइन ट्रैक के लिए ब्रॉड गेज में, ठीक है। और हमारा जो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ कुशन, बिकॉज ये 1.5:1 का प्रोफाइल है का स्लोप है, तो कुशन के हिसाब से आपकी जो ये है विड्थ बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस है। तो वी विल कंसीडर द मिनिमम वैल्यू 250 mm इन जनरल। जो हमारा प्रोफाइल है कुशन है ये 250 यानी स्लीपर के बॉटम से लेके फॉर्मेशन के टॉप तक जो डेप्थ ऑफ बेलास्ट है वो 250 mm है। तो आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट अराउंड 5500, ठीक है। तो एज पर जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मिनिमम बेलास्ट विड्थ जो होगी बॉटम ऑफ ट्रैक पे यानी बॉटम ऑफ यानी टॉप ऑफ फॉर्मेशन पर वो हमारी 5500 के अराउंड होगी। और पर मीटर जो बेलास्ट की रिक्वायरमेंट है वो 2.03 है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे थे यहाँ पर हमारी बेलास्ट की रिक्वायरमेंट 1.54 क्यूबिक मीटर थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्व ट्रैक के लिए हमारा शोल्डर में हम एक्सेस बेलास्ट डालते हैं तो वो 2.032 हो गई थी, यहाँ पर हमारी ये 2.120। तो ये क्वांटिटीज भी आपको याद रखनी है, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसका मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा सो दैट आपको इसके बारे में डिटेल्ड आइडिया रहे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर्न अप रेल शुड नॉट बी यूज्ड इफ द वियर एक्सीड्स द लिमिट बिटवीन।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सारे आंसर कीज में कंफ्यूजन किया हुआ है। जो MPPSC ने ऑफिशियल आंसर की दी है वो ऑप्शन डी दी है और ये बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे इंडियन रेलवेज के प्रोविजंस हैं उसके मैंने मैनुअल्स के आपको क्लॉजेस दिखाए हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द रेल सेक्शन हमारा मैक्सिमम कितना सेक्शन में लॉस हम अलाउ करते हैं, जिसके बाद हम रेल को फर्दर यूज नहीं कर सकते। एक हमारी प्राइमरी जो नई रेल आती है उसके बाद कुछ वियर हमारा हो जाता है तो उसके बाद हम उसको सेकेंड हैंड रेल बोलते हैं। सेकेंड हैंड रेल के बाद भी वो रेल हमारी फर्दर यूज के बाद एक लिमिटिंग लॉस होने के बाद उसको हम स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज वियर के बाद हम उसे यूज नहीं करेंगे, यानी वो रेल स्क्रैप हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा रेफरेंस क्या है 52 kg और 60 kg रेल सेक्शन के लिए जो लिमिटिंग लॉस है वो 6 और 7% है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर डेप्थ और विड्थ देखेंगे तो नॉर्मल 60 kg रेल सेक्शन की जो हाइट है, अगर हम ये देखें, दिस इज द प्रोफाइल, तो ये 172 mm होती है आपकी 60 kg रेल सेक्शन के लिए। तो हमारी जो हाइट अलाउड है वियर के लिए वो अलाउड है, कितना वियर अलाउड है 163 mm तक हो जाए, यानी 9 mm तक अलाउड है फॉर 60 kg रेल सेक्शन। तो आप अगर 9 mm को 172 mm से करोगे तब भी आपकी यही रेंज आएगी 5 to 8%, यानी 5-6% के अराउंड आएगा। ठीक है, उसी तरह आपका जो विड्थ है, ये हमारी विड्थ होती है 72 mm 60 kg के लिए। ये विड्थ हमारी रिड्यूस होकर लेटरल वियर तक 600 mm तक जा सकती है, 66 mm तक, यानी 6 mm लेटरल वियर अलाउड है। तो ये रिसेंट गाइडलाइंस हैं रेलवेज की, और जो रिसेंट प्रोविजन है कि हमारा 6 से 7% वियर होने के बाद हम सेक्शन को यूज नहीं करेंगे, उसके बाद हमें रेल रिन्यूअल करना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है स्टूडेंट्स को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिनिया जो डिसीज है ये बेसिकली हमारी इन्फेंट्स में होती है, जनरली जो 4 months एज से कम है, यंग एज ग्रुप की डिसीज है, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारा नाइट्रेट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड इट इज रिएक्टिंग विथ हीमोग्लोबिन। ठीक, और ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें भी ऑब्जेक्शन आपको रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनरल शीयर फेल्योर के लिए हमारे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो फेलियर है वो हमारा सडन होता है और हमारी जो सॉइल मास है उसमें बल्जिंग होती है अंडर द एक्शन ऑफ लोड। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन सी दे दिया है केवल, जबकि बी जो है बिल्कुल क्लियर है। जो फेल्योर है हमारा जनरल शीयर फेल्योर में वो सडन और कैटास्ट्रॉफिक होता है। तो रेफरेंस के लिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स की गोपाल रंजन की रॉ बुक है, पेज 488 के 2007 का ये एडिशन है। क्लॉज 15.6 का मैंने एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जनरल शीयर फेल्योर है हमारा उन सॉइल में होगा जिनकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ब्रिटल बिहेवियर की, यानी ब्रिटल मटेरियल की बिहेवियर की है, जनरली डेंस सैंड्स के लिए, जिसमें हमारा जो फेल्योर पैटर्न होगा वेल डिफाइंड होगा, और जो फेल्योर होगा वो सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर होगा। इट विल नॉट गिव द वार्निंग। एंड जो ग्राउंड सरफेस में होगा ये बल्जिंग होगी, दिस इज द बल्जिंग ऑफ द सॉइल मास बीनीथ द फुटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से हम केवल ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इसमें आप रेफरेंस देके आप इसमें भी ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स है, बेसिकली दीज आर द रिजिड पेमेंट्स, वहां पर हमारा जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो टर्म्स है उससे आप देखने से आपको पता चल रहा है इट इज टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो दीज टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो हैं ये हमारे कंक्रीट पेमेंट्स में दोनों तरीके से वेरी करते हैं, डेली भी वेरी करते हैं एंड दे वेरी सीजनली। सीजनली में हमारा जो मीन टेम्परेचर है वो चेंज होता है, और डेली वेरिएशन में हमारा डे नाइट में जो टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से जो स्ट्रेसेस आते हैं वो हमारे डेली वेरिएशंस की वजह, डेली स्ट्रेसेस की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हैं, इसमें भी आपके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। रेफरेंस के लिए आप हाईवे इंजीनियरिंग की एस के खन्ना एंड जस्टो की बुक का 9th एडिशन क्लॉज 7.4.3 पेज 379 पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ के फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स में हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन स्लैब टेम्परेचर। और जो ये वेरिएशन है स्लैब टेम्परेचर का अक्रॉस द डेप्थ, स्लैब की डेप्थ के अक्रॉस जो वेरिएशन होगा वो हमारा डेली वेरिएशन में होगा, जिसकी वजह से हम आप पढ़ते हैं कि वो वार्पिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। ठीक है,
और जो दूसरा है कि जब हमारा स्लैब टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सीजन्स, तो सीजनल वेरिएशंस जो हैं उसकी वजह से हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप होता है। तो आप ये पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ दी स्ट्रेसेस आर वेरिंग ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर कॉजेज वार्पिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, एंड द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस बी डेवलप्ड ड्यू टू सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो ये आप लाइन रेफर कर सकते हो, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू डेली एंड सीजनल वेरिएशन। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए आप एक किसी ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते, ड्यू टू मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। इसका मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आई होप it will be helpful for all the aspirants who have given this exam. So thank you and all the best.